एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आदर्शवाद रहने वाला है। आइडियलिज्म क्या है, आदर्शवाद से रिलेटेड सारी बातों को हम लोग जानेंगे। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हैं और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेरी थैंक यू। ये वीडियो लास्ट तक देखें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आदर्शवाद क्या है, जैसा कि हम लोग इसके नाम से ही जानते हैं कि आदर्शवाद जो विचारधारा है वो आदर्श चीज़ों के बारे में होंगी। जो शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा है वो शिक्षा में आदर्श बातों के इनके विकास के लिए की गई होंगी, जैसे कि नैतिकता का विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, कैसे व्यवहार होने चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम लोग इन सब बातों के बारे में आदर्शवाद में कही गई होगी। जो आदर्शवादी विचारधारा है वो शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। उसने शिक्षा आदर्शवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुई है। आदर्शवादी दर्शन को शिक्षा में सबसे पहले प्रतिपादित जिन लोगों ने किया उनका नाम है प्लेटो, पिस्टोलॉजी, फ्रॉबेल और भी बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हुए थे, पर ये लोग प्रमुख रहे हैं। जब से आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा में आई उसके बाद आदर्शवादी विचारधारा के बाद अनेकों विचारधाराएं शिक्षा में आई हैं और उन सब ने अपना अपना प्रभाव डाला है। लेकिन फिर भी जो शिक्षा है वो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित है। आदर्शवाद के बाद और सारी विचारधाराएं आई हैं। जब सबसे पहले आदर्शवादी विचारधारा से शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, परंतु जैसे जैसे समय में परिवर्तन आए वैसे वैसे विचारधाराओं में भी परिवर्तन आते गए। जैसे जैसे समय की मांग हुई, आवश्यकता हुई, अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने, अनेक दर्शन शास्त्रियों ने अलग अलग तरह के विचारधाराओं को दिया। उन सब से भी शिक्षा प्रभावित हुई। पर फिर भी अभी भी जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या आज भी जो शिक्षा दी जाती है वो कहीं ना कहीं आदर्शवाद से प्रभावित रहती है, किसी न किसी रूप में प्रभावित रहती है। शिक्षा का संप्रत्यय क्या है आदर्शवाद में, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। आदर्शवादी शिक्षक जो हैं या आदर्शवादी शिक्षा जो है वो ज्ञान और शिक्षा में भेद नहीं करते हैं। वो उनका कहना है कि ज्ञान और शिक्षा दोनों एक ही चीज़ है और वो शिक्षा को ज्ञान एवं प्रक्रिया दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि शिक्षा ज्ञान भी है और प्रक्रिया भी है। उन शिक्षा में और ज्ञान में उन्होंने कोई भेद नहीं किया है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने क्या कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके की योग्य वे है। लेकिन आधुनिक युग के जो आदर्शवादी हैं वो शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि जो हम लोग प्रक्रिया, जो प्रोसेस, जो प्रैक्टिकली हम लोग जो करते हैं वही शिक्षा है। उसके अनुसार जो हम लोग सीखते हैं या जो अनुभव करते हैं वो शिक्षा है। हार्वर्ड के अनुसार, हार्वर्ड ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति की जा सकती है या प्राप्ति होती है। तो हार्वर्ड ने यहाँ शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में कहा है। तो शिक्षा प्रक्रिया भी है और ज्ञान भी है। लेकिन अभी आधुनिक युग में जो भी शिक्षा शास्त्री हैं या जो आदर्शवादी शिक्षा को के बारे में जो बातें करते हैं उनका कहना है कि वो आदर्शवाद शिक्षा जो है वो प्रक्रिया है। प्रक्रिया के रूप में आज के आदर्शवादी शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करती है। अब है आदर्शवाद तथा शिक्षा का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड आइडियलिज्म। जो शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवादियों के द्वारा या आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से दिए गए हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो लोग मानते हैं शारीरिक एवं मानसिक विकास। आदर्शवादी जो है वो सर्वप्रथम मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल देते हैं। उनका कहना है कि शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास कैसे हो सकती है, जब हम स्वस्थ भोजन लें, स्वस्थ आहार लें तो इस तरह से हमारा शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास के लिए स्वस्थ विचार हमारे मन में, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में होने चाहिए, हमारे आसपास होने चाहिए। इन सब चीज़ों के द्वारा हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है और हम अपने आहार व्यवहार और जो विचार हैं उन सब पे नियंत्रण भी रखें जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होगा। लेकिन जो आदर्शवादी हैं, आदर्शवादियों का कहना है वो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आहार को, स्वस्थ आहार या विचार को ही सिर्फ मान्यता नहीं देते हैं। उनका कहना है कि शरीर एवं मन आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति के साधन है, स्वयं वे साध्य नहीं। उनका कहना है कि शारीरिक और मानसिक विकास आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति से ही हो सकता है।
प्लेटो ने जो अपना एकेडमी खोला था उसमें भी उन्होंने अपने एकेडमी में जो बच्चे थे उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पे बल दिया था, परंतु वे इसे शिक्षा के सहायक उद्देश्य के रूप में मानते थे। उनका ये शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक विकास को शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के रूप में नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ये शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो शिक्षा के सहायक उद्देश्य हैं। आज के जो आदर्शवादी हैं वो भी इसे साधन के रूप में मानते हैं, शिक्षा के साधन के रूप में मानते हैं, लेकिन वो इसे शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भी मानते हैं। उनका कहना है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास जो है वो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति के मार्ग पर दूसरा सोपान सामाजिक स्व है। जब मतलब सामाजिक स्व, इसका मतलब सामाजिक स्व का विकास। सामाजिक स्व का विकास क्या है, का अर्थ क्या है? समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना और उनकी पसंद और समाज की जो पसंद है उसी पसंद के अनुसार अपने कार्य करना। समाज की पसंद में, समाज में कौन सी चीज़ें स्वीकृत हैं, कौन सी चीज़ें अस्वीकृत हैं, उन पे निर्भर रहना, मतलब सामाजिक स्व का विकास होना। समाज में जो लोग हैं उनके अंदर ऐसी भावना हो कि उनके अंदर जो आदर्शवादी शिक्षा है दी गई है उसका जो उद्देश्य है वो है ऐसी भावनाओं को पैदा करना जिससे कि उनके अंदर सामाजिक स्व का विकास हो। सामाजिक स्व का विकास अर्थात समाज में भी जो नियम और कानून बनाए गए हैं उन सारे नियम और कानूनों का पालन करना, और समाज के द्वारा जो स्वीकृत चीज़ें हैं या जो अस्वीकृत बातें हैं उन्हीं पर निर्भर रहना। समाज अगर कह रहा है कि आपका ये व्यवहार, आपका ये आचरण स्वीकृत है समाज के द्वारा, तो आपको वही आचरण या वही व्यवहार करना है। अगर समाज उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है तो वैसे आचरण और वैसे व्यवहार नहीं करना। इस प्रकार जो मनुष्य है वो अपनी प्राकृतिक स्व पर नियंत्रण रख सकता है। मतलब अगर मनुष्य कुछ और करना चाह रहा है, उसके मन में जो उसकी अपनी प्रकृति है उसके अनुसार वो कुछ और करना चाह रहा है, लेकिन सामाजिक जो स्व है या जो समाज के लोग हैं या समाज के जो नियम कायदे हैं वो उसे उस आचरण को करने से या उस कार्य को करने से रोक रहे हैं, उस पे उनकी अस्वीकृति है, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वो मनुष्य अपनी उस प्रकृति जो है उसका जो अपना मन है जो उस कार्य को करने का, उस आचरण को करने का, उस पर वो नियंत्रण करेगा, उस कार्य को नहीं करेगा, और जो समाज के द्वारा स्वीकृत है उन कार्यों को करेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी संस्कृति। जो हमारी जो संस्कृति है वो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। वो हम अपने संस्कृति पे बहुत गर्व करते हैं। जो समाज है वो अपने संस्कृति पे गर्व करता है और चाहता है कि उसे संरक्षित करके रखे, उसे संभाल के रखे, ताकि वो अपने आने वाले पीढ़ियों को उन संस्कृति से अवगत करा सके, रूबरू करा सके, उन तक उस संस्कृति को हस्तांतरित कर सके। तो शिक्षा द्वारा ही संस्कृति का संरक्षण भी संभव है और उस संस्कृति के विकास पे भी बल दिया जाता है। तो इस तरह से शिक्षा आदर्शवादी शिक्षा का जो दूसरा सोपान है, जो दूसरा उद्देश्य है, वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। अब जो तीसरा उद्देश्य है आदर्शवादी शिक्षा का वो है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। जो आदर्शवादी दार्शनिक हैं वो उनका मानना है कि सामाजिक स्व का विकास होना चाहिए, और यही सामाजिक स्व का जब उच्चतम विकास हो जाता है तो उस मनुष्य में नैतिक या चारित्रिक विकास हो चुका होता है, और उसी सामाजिक स्व के उच्चतम विकास पे जो बल दिया जाता है वही नैतिक और चारित्रिक विकास है। समाज के सारे नियमों एवं कानूनों को मानना, समाज के सारी बातों को मानना, उनको पालन करना, उनकी अस्वीकृति और स्वीकृति के अनुसार कार्य करना ही नैतिक विकास है। और किसी भी परिस्थिति में अगर वो परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं भी है, आपके प्रतिकूल भी कोई परिस्थिति है किसी मनुष्य के, उस परिस्थिति में भी अगर वो सद्मार्ग से अडिग रहता है, सद्मार्ग विचलित होकर सद्मार्ग को नहीं छोड़ता है, तो ये उस मनुष्य का चारित्रिक विकास है। तो इस नैतिक और चारित्रिक विकास पे भी आदर्शवादी शिक्षा जो है वो बल देती है। अब चौथा पॉइंट जो है, जो आदर्शवादी शिक्षा का जो दूसरा एक और उद्देश्य है, वो है पवित्र जीवन की तैयारी। आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना है। आदर्शवादी कहते हैं कि आध्यात्मिक मूल्य जो हैं आप जिस भी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, आपका जो आध्यात्म है, आप अपने उन आध्यात्मिक किताबों से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक किताबों को पढ़ते हैं और आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं। उस आध्यात्मिकता के प्रति जो आपकी श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये आपका आध्यात्मिक विकास है। और उन सभी परिस्थितियों को सृजन करना
करना आवश्यक है, जिनमें रहकर पवित्र जीवन की तैयारी की जा सकती है। आपके जीवन में आपके अपने घर में, अपने आसपास ऐसे वातावरण उत्पन्न करें, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जो आपको पवित्र जीवन की तैयारी में मदद करे। फ्रोबेल का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य है भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति करना। तो आदर्शवादी शिक्षा का एक और उद्देश्य है पवित्र जीवन की तैयारी, मतलब आप ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करें, ऐसे वातावरण में रहें जो आपके पवित्र जीवन की तैयारी में मदद करे। और पवित्र जीवन है आपको आध्यात्मिकता के प्रति, आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति आपके मन में जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वही। अब अगला उद्देश्य है आध्यात्मिकता का विकास। प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य की प्रवृत्ति सत्यम, शिवम, सुंदरम की ओर झुकी होती है। वह सदैव सत्य की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। जो कल्याणकारी एवं सुंदर है उसको स्वीकार करता है, और जो कल्याणकारी एवं सुंदर नहीं है उसको त्याग करता है उसका। तो आध्यात्मिकता, प्लेटो ने कहा है कि जो भी मनुष्य है उनका जो झुकाव है वो हमेशा सत्यम, मतलब सत्य, शिवम और सुंदरम की ओर जो उनका झुकाव होता है। जो बातें सत्य हैं, सुंदर हैं, वो हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है। जो बातें सुंदर हैं, कल्याणकारी हैं, मनुष्य उन चीज़ों को स्वीकार करता है, और जो बातें कल्याणकारी नहीं है, सुंदर नहीं है, उनको अस्वीकार करता है। तो ये आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। जब हम आदर्शवादी शिक्षा को ग्रहण करते हैं और एकदम आदर्शवादी शिक्षा से ही प्रभावित होते हैं, तो उस आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा जो हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं उसमें हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, जिसमें हम सत्य की खोज करते हैं, सत्य और शिव की खोज करते हैं, सत्य और सुंदर को, कल्याणकारी को स्वीकार करते हैं, और जो कल्याणकारी और जो सुंदर नहीं है उसको हम लोग अस्वीकार करते हैं। तो ये आदर्शवादी शिक्षा का एक और उद्देश्य है। अब अगला उद्देश्य क्या है, वो है बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास। एडम्स ने कहा है कि संसार की समस्त वस्तुएं सकारण हैं, इन्हें आसानी से समझा जा सकता है, अतः शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की बुद्धि एवं विवेक विकसित करना है। मतलब कोई भी जो भी संसार में जो भी वस्तु है, कोई बिना कारण का, बिना उद्देश्य का नहीं है। हर वस्तु के होने का कोई ना कोई कारण है, तो और उन कारणों को समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उन कारणों को नहीं समझा जा सकता है। तो कैसे समझेंगे? जब हमारी बुद्धि, हमारे विवेक का विकास होगा, उन शक्तियों का विकास होगा, तभी हम उन चीज़ों को, उन वस्तुओं की महत्ता को समझेंगे, और वो वस्तुएं संसार में क्यों हैं उनके कारणों को समझेंगे। तो एडम्स ने कहा है कि जो भी वस्तुएं हैं संसार में वो सब चीज़ सकारण है और उनको समझा भी जा सकता है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, उनके अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो बालक की बुद्धि एवं विवेक का विकास करना है। बुद्धि एवं विवेक के विकास पे प्लेटो ने जो तर्क दिया है, उनका कहना है कि बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं हो सकता है, और बिना ज्ञान के विवेक नहीं हो सकता है, और बिना विवेक के सत्य असत्य, शिव अशिव तथा सुंदर असुंदर में भेद नहीं किया जा सकता, तथा सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो इस तरह से बुद्धि एवं विवेक का भी विकास होना भी बालक में महत्वपूर्ण है। ये आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है। अब एक और उद्देश्य है, वो है राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण। हम अगर किसी राज्य की, किसी राष्ट्र की, किसी समाज की उन्नति चाहते हैं, उस समाज में प्रगति चाहते हैं, उस राष्ट्र की प्रगति देखना चाहते हैं, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उस राज्य में, उस समाज में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन विषयों की ज़रूरत है, उन विषयों के विशेषज्ञों को तैयार करे। ऐसी शिक्षा दी जाए कि अगर कोई राज्य औद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे है तो तकनीकी शिक्षा के देके उसे तकनीकी विशेषज्ञों को तैयार किया जाए। हर राज्य के अस्तित्व की रक्षा और संचालन के लिए विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक समाज में हर क्षेत्र के विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। इसलिए हर समाज में, हर राज्य, हर राष्ट्र में हर क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए। जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए, कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ होने चाहिए, औद्योगिकी के विशेषज्ञ होने चाहिए, या जो भी अन्य क्षेत्र हैं, हर क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए। तभी उस राज्य, उस राष्ट्र, उस समाज की प्रगति हो सकती है। अब अगला उद्देश्य जो है वो है आदर्शवादी शिक्षा का कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। अब हमारे समाज के नागरिक अच्छे होंगे, उनकी शिक्षा अच्छी होगी, उनकी सोच अच्छी होगी, उनकी बुद्धि विवेक अच्छी होगी, तो ही हमारे समाज में जो दुर्व्यवहार होते हैं वो भी नहीं होंगे और समाज विकास भी करेगा। फिक्टे, हीगल, प्लेटो आदि जितने भी आदर्शवादी दार्शनिक रहे हैं,
उन सब ने राज्य को सर्वोच्चम सत्ता माना है। उनका कहना है कि राज्य सबसे उत्तम है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य ने एक उच्चतम जीवन का विकास किया है। जो भी जीवन है, जब धरती पे जानवर भी रहते हैं, अन्य भी प्राणी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उच्चतम जीवन जो है वो मनुष्य जीता है। वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हर जो भी ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति कर सकता है। उनकी पूर्ति के लिए हर सदैव कार्यरत रहता है कि कुछ न जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो सकें और एक अच्छा जीवन जी सके। तो सर्वोच्च जीवन जो है वो मनुष्य ने ही अपने समाज में विकास किया है। इस सर्वोच्च जीवन के में बैलेंस बना के रखने के लिए, संतुलन बना के रखने के लिए ये जरूरी है कि जो नागरिक हैं वो श्रेष्ठ नागरिक हों, उनकी सोच अच्छी हो, उनके विवेक अच्छे हो, उनके विचार अच्छी हो, उनकी बुद्धि अच्छी हो, उनकी शिक्षा अच्छी हो। और हम लोग बाकी जितने भी अन्य उद्देश्य हैं आदर्शवादी शिक्षा के, वो सारे उद्देश्य पूरे हो तभी एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। और जब श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो हम लोगों ने एक जीवन जो हम लोगों ने जो विकास किया है अपने जीवन में, उन चीज़ों में हम लोग संतुलन बना के रख सकते हैं। तो ये सारे उद्देश्य हैं आदर्शवादी शिक्षा के। हम लोगों ने देखा कि आदर्शवादी शिक्षा क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं और आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को इतना ही तक रखा है। बाकी की जो बातें हैं, शिक्षण विधियां क्या हैं, अनुशासन क्या है, वो हम लोग अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इस आदर्शवाद के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, ग्रेट डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। वेरी थैंक यू।